नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 के लिए आज प्रदान किए पद्म पुरस्कार। उत्तराखंड की 5 हस्तियों का सम्मान। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल जोशी को पद्म भूषण से किया गया सम्मानित। राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ने कहा, गांव तक आयोजित होंगे स्थापना दिवस समारोह। रजत जयंती वर्ष तक देश के आदर्श राज्यों में से एक होगा उत्तराखंड। केदारनाथ की उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में हुई विराजमान। अगले 6 महीने तक यहीं दर्शन कर सकेंगे भक्त। और दीनदयाल ग्राम विद्युत योजना से रोशन हो रहे अल्मोड़ा के गांव। पिछले वित्त वर्ष में जिले के तकरीबन 600 गांव बिजली से जुड़े। विद्यार्थियों की पढ़ाई हुई आसान तो रात में जंगली जानवरों का भय भी हुआ कम। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उत्तराखंड की 5 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण से सम्मानित किया, जबकि पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत और डॉक्टर योगी एरन को पद्मश्री सम्मान देकर सम्मानित किया। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह और प्रगतिशील किसान प्रेमचंद शर्मा को मंगलवार को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर जोशी ने हिमालयी पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक उठाया है। जंगल, नदी, मिट्टी, पानी, हवा की इको सर्विसेज की बात करते हुए सकल पर्यावरण उत्पाद पर बात की है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर काम किया है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वर्ष 2006 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। डॉक्टर योगी एरन को चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे पिछले 3 दशकों से हिमालय क्षेत्र में जले हुए या कटने से पीड़ित व्यक्ति की निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी करते आ रहे हैं। वहीं कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन के जरिए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनूठी परंपरा शुरू की है। मैती आंदोलन में गांव में जब किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय दूल्हा दुल्हन फलदार पौधा रोपते हैं। विदाई के बाद बेटी की याद में माँ बाप उस पौधे की देखरेख करते हैं। आज भी कई गांवों में मैती परंपरा निभाई जा रही है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। स्थापना दिवस पर 1 सप्ताह तक राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार स्थापना दिवस पर राज्य के गांवों तक समारोह आयोजित किए जाएंगे। के लोग इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस स्थापना दिवस में सम्मिलित हों, कहीं न कहीं उनका भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए हमने सब प्रयास किए। और साथ में हमने उत्तराखंड गौरव ऐसा करके एक नाम से 5 जो विशिष्ट क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को हम सम्मानित करने का इस वर्ष से उसका एक नया काम शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि राज्य के रजत जयंती वर्ष तक हम देश के आदर्श राज्यों में शामिल हों। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी केदारनाथ में उत्तराखंड के लिए जो एक दशक, ये 20 से 30 का दशक, उन्होंने कहा है कि ये उत्तराखंड का दशक होगा, जिसमें कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उत्तराखंड की तरफ देखेगी। तो उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। और साथ ही साथ हम 2025 में जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, तो 25 वर्ष का राज्य जिस पर हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हिंदुस्तान का हम आदर्श राज्य बने, हमारा राज्य आदर्श क्षेत्र बने, आदर्श स्थिति में आए। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से अपने प्राणों प्राण से काम कर रहे हैं।
श्री केदारनाथ की उत्सव डोली आज अपने शीतकालीन पड़ाव ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गई है। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान किया गया। अब अगले 6 महीने तक यहीं पर बाबा केदार की पूजा अर्चना संपन्न की जाएगी। देश विदेश के भक्त यहीं पर 6 महीने तक बाबा के दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ के कपाट 6 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। इस विश्व के कल्याण के लिए और भगवान की जो भोग मूर्ति है, चल विग्रह मूर्ति है, विभिन्न पड़ावों से प्रथम पड़ाव रामपुर में, द्वितीय पड़ाव काशी विश्वनाथ के दिव्य मंदिर में होते हुए आज अपने मठ उषा मठ ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गई है। और आज से भगवान श्री केदारेश्वर जी की जो शीतकालीन पूजा है इस दिव्य मंदिर में प्रारंभ हो जाएगी। और जो नित्य जो भगवान केदारेश्वर जी की हिमालय में पूजाएं संपन्न होती थी, आज से वो पूजाएं इस मानधाता क्षेत्र के उषा मठ ओमकारेश्वर मंदिर पंच केदारेश्वर गद्दी स्थान वैराग्य पीठ में प्रारंभ हो चुकी हैं। दीनदयाल ग्राम विद्युत योजना अब तक विद्युत सुविधा से वंचित रहे गांव के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य हर गांव को बिजली से जोड़ना है। अल्मोड़ा जिले के अविद्युतीकृत गांव के बीपीएल और एपीएल परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिले के विभिन्न गांव के सैकड़ों तोक अब तक विद्युतीकरण से वंचित थे, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युत योजना से इन गांवों की तस्वीर बदल रही है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 592 ऐसे गांवों को बिजली से जोड़ा गया है जो अब तक अविद्युतीकृत थे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में हमारे जिले अल्मोड़ा में लगभग 592 तोक थे जो अविद्युतीकृत थे। उनको हमने पूरी तरह विद्युतीकृत कर लिया है और उसी में हमने विद्युतीकृत किया। और उनको जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं थे, उनको चाहे बीपीएल परिवार हों, अधिकतर बीपीएल परिवार थे, और उनको सबको हमने विद्युत कनेक्शन निर्गत किया है। दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से लाभान्वित हुए ग्राम खत्याड़ी की प्रधान बताती हैं कि उनके गांव में कई बीपीएल परिवार बिजली की सुविधा से वंचित थे। अब ऐसे सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन मिल चुके हैं। आज उनका गांव विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। अब लाइटें हर जगह पर उपस्थित हुई हैं, घर घर लाइटें जल रही हैं, गांव में विकास हो रहा है, तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई हो, चाहे कंप्यूटर द्वारा हो, कोई भी शिक्षा हो, चाहे खाना बनाने में भी लोगों को दिक्कतें होती थी, तो लाइटें लगाकर पूरा गांव जगमगा रहा है, विकास की ओर जा रहा है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे ग्राम सभाओं में अनेक भारत सरकार की जो ये योजना है बहुत अच्छी योजना है। जो अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है उस तक का इसका लाभ पहुंचा जा रहा है। जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, जो गरीब बीपीएल परिवार है, उस तक भी सरकार द्वारा विद्युत दीनदयाल उपाध्याय योजना जो चली है उसके द्वारा उनको लाभ मिल रहा है। और सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है और इससे सारी जनता सब खुश है। अल्मोड़ा जिले के अविद्युतीकृत गांव में लोगों को बिजली मिलने के बाद सबसे ज्यादा सुविधा छात्र छात्राओं को हुई है। उनकी पढ़ाई लिखाई इससे आसान हो गई है। वहीं ग्रामीणों को अंधेरे के कारण आसपास रहने वाले हिंसक जंगली जानवरों का भय भी कम हुआ है। पहले हमें पढ़ाई में बहुत दिक्कत हुआ करती थी, बल्ब या दिए बत्ती लाके पढ़ते थे। अब बिजली आ चुकी है तो बहुत ज्यादा सुविधा मिलती है। पहले से तो गांव देहातों में ऐसा होता था कि अब हम फोन से पढ़ रहे हैं तो फोन के लिए जो भी होता है उसमें बैटरी ना होना या किसी और वजह से उसमें विद्युत के द्वारा ही तो बैटरी चार्ज होगी, और इसके कारण क्या होता है कि पढ़ने में दिक्कत होती लोगों को, अन्य कार्यों में दिक्कत होती थी। इसलिए अब क्या होता है ये कार्य आसान हो गए हैं ये विद्युत की योजना के द्वारा। और मोदी जी के द्वारा जो ये चलाई गई योजना है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक है और इसे हर गाँव में पहुँचाने के लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युतीकरण योजना से जिन गांवों को बिजली सुविधा से जोड़ा गया है वहां लोगों को आजीविका के नए आयाम भी खुल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ने पर राज्य भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। अल्मोड़ा में उत्तराखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य को सम्मानित किया। इस अवसर पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान है।
देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि उनकी मानदेय वृद्धि की जाए और निश्चित रूप से मैं धामी जी का विशेष धन्यवाद दूंगी कि इतनी बड़ी धनराशि जो है आज से पहले कभी किसी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। तो वो युवा मुख्यमंत्री जी का युवा जोश के साथ में युवा निर्णय जो इसमें दिखाई पड़ता है। आंगनबाड़ी बहनों का 1800 और मिनी का 1500 और सहायिका का 1500 की धनराशि बढ़ाई गई है। तो वही सरकार का धन्यवाद करने के लिए आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें यहाँ एकत्रित हुई हैं। निश्चित रूप से उनके धन्यवाद से एक नई ऊर्जा भी मिलती है और निश्चित रूप से वो नई ऊर्जा के साथ में और जनमानस के लिए बेहतर ढंग से काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक मांग राज्य कर्मचारी बनाने की भी है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि भविष्य में इस बात पर बात की जा सकती है। ये कहा है कि उनकी हमेशा से एक मांग और रही है कि हमें राज्य कर्मचारी बनाया जाए। निश्चित रूप से अपने लिए सर्वश्रेष्ठ सोचना किसी कोई बुराई नहीं है। उस सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष हमेशा आवश्यक रहता है और मेरे सामने यह विषय आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जरूरी नहीं कि अगले ही कार्यकाल में हो, जरूरी नहीं कि उससे अगले कार्यकाल में हो। मैं समझती हूँ ये घड़ी किसी भी समय भी आ सकती है, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति, परिस्थितियाँ, जब समय, सब चीज़ें मैं समझती संजोग बनेगा तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी कम से कम मैं तो जरूर विचार करूंगी। रेखा आर्य ने बताया कि जल्द ही राज्य में मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने चमोली में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। जल जीवन मिशन को लेकर उन्होंने बताया कि योजना के दूसरे चरण का कार्य जारी है। जिन जगहों पर जल स्रोत आसपास नहीं है, उन क्षेत्रों को पंपिंग योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। नल को जल फर्स्ट फेज का काम हुआ है और सेकंड फेज जारी हो गया है। पहले उसमें नल जुड़े, उसके बाद अब पानी स्रोतों का जाना, तो जहाँ स्रोत हैं और वहाँ तो पानी उन्हीं स्रोतों से जाकर के उन पाइपलाइन जाएगा, जुड़ेगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी कि स्रोत आसपास नहीं है, तो उनमें पंपिंग योजना ऐसी है। तो ऐसे 3 पंपिंग योजनाएं प्रस्तावित हैं और डीपीआर भी बन गई हैं। मुझे लगता है कि उनमें भी जल्दी से काम होगा, सभी को पानी देने का काम हम करें। जिले में सड़कों की स्थिति पर सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि आपदा के चलते जगह जगह सड़कें टूटी हैं, जिनकी मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। मैंने भी इस दौरे में बहुत सड़कें देखी हैं। आपदा क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ है और वास्तव में बारिश इतनी हुई है कि बहुत जगह भूस्खलन भी आया है और स्वाभाविक पानी इतना हुआ कि नुकसान तो हुआ ही, सड़कों का भी, खेतों का भी और भी हुआ है, लेकिन भगवान ने जनहानि यहाँ इस प्रकार से नहीं हुई। जो गड्ढा जो आपने कहा, तो तत्काल उन पे काम हो, क्योंकि अब बरसात कम हुई है, अब ये समय काम का है, तो जल्दी उन गड्ढा मुक्त होने चाहिए। कोरोना काल में ऑक्सीजन की अहमियत सबको पता चली है। शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्राकृतिक रूप से मिले, इसके लिए ऋषिकेश में ऑक्सीजन पार्क तैयार किया गया है। राजाजी नेशनल पार्क से लगी इस जगह पर औषधीय जड़ी बूटियों वाले पौधे लगाए गए हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत इस ऑक्सीजन पार्क को तैयार किया गया है। इसकी और खूबियों के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वजह है यहाँ ऋषिकेश में मैं इस वक्त खड़ा हूँ गंगा नदी के किनारे और मेरे ठीक पीछे है राजाजी नेशनल पार्क। यूं तो योगा नेचुरल सराउंडिंग्स में कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर योगा करना कुछ खास है। वजह है यहाँ पर मौजूद ऐसे खास पेड़ पौधे जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। आइए चलते हैं और बात करते हैं लोगों से कि क्या खास है इस ऑक्सी रिच गार्डन में। प्योर ऑक्सीजन गार्डन बनाने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? प्योर ऑक्सी गार्डन का दरअसल हमारा ये गंगा कैचमेंट एरिया है और जिस तरह से कोविड का पूरा प्रकोप पूरे भारत में था, तो हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग किस तरह से अपने इस क्षेत्र में जो हमारी पतित पावनी माँ गंगा का एक कैचमेंट एरिया है, इसमें गंगा तट पे हम लोग किस तरह से कोविड को रोकने में सफल हो सकते हैं। इस तरह से 1.6 हेक्टेयर लैंड पर यहाँ पर 1600 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें 12 प्रजाति के विभिन्न तरह के पौधे इसमें पौधारोपित किए गए हैं। और इस काम में पूरा सहयोग कर रहा है यहाँ का वन विभाग। इसी क्रम में विभाग द्वारा इनिशिएटिव लिया गया
और इस क्षेत्र का चयन किया गया जो कि लगभग 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र है। हमारे द्वारा यहाँ पे 1500 विभिन्न प्रजाति के पौधरोपण किया गया है जिनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही है। आपको यहाँ योगा करने में क्या फायदा, क्या बेहतर महसूस होता है? यहाँ तो हर चीज फायदा है। एक तो शुद्ध हमें जो है ऑक्सीजन मिल जाता है। यहाँ पर सुबह सुबह माँ गंगा के दर्शन हो जाते हैं और ये जो यहाँ पर जो ऑक्सी गार्डन लगा है इसमें शुद्ध, ज्यादातर इसमें पीपल के पेड़ हैं जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। किस तरह का अद्भुत अनुभव होता है यहाँ पर? यहाँ पे सुबह भी क्लासेस चलती है, सुबह 6:30 बजे से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम सांस वगैरह लेते हैं तो ताज़ी हवा मिलती है हमें। मेन चीज़ ये है हमारा, अगर आप किसी कमरे के अंदर करेंगे तो शुद्ध हवा प्राप्त नहीं हो पाती, तो इस जगह में ऐसा है यहाँ पे। तो जैसे कि आपने सुना, ये एक फ्रेश एटमॉस्फेयर है, साथ ही ऐसे ऐसे पौधे हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं और ये सब आपसी सहयोग से हो रहा है जनता और प्रशासन के बीच में। कैमरामैन अजीत और मोर मुकुट शर्मा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, ऋषिकेश। नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा टास्क फोर्स की मशाल यात्रा आज ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर पहुंची। यहां उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहित उपस्थित लोगों ने मशाल यात्रा का भव्य स्वागत किया। 3 नवंबर को दिल्ली में गंगा उत्सव कार्यक्रम समापन के बाद केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने गंगा मशाल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। गंगा के धार्मिक महत्व वाले 23 तटीय क्षेत्रों में मशाल यात्रा का पड़ाव निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में गंगा मशाल यात्रा ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर पहुंची है। सोमवार को नहाय खाए के साथ सूर्यदेव की पूजा का छठ महापर्व शुरू हो गया। मान्यता है कि सूर्य षष्ठी यानी छठ में हर मनोकामना पूरी होती है। देहरादून में भी पूर्वांचल के लोग छठ पूजा कर रहे हैं। पूर्वांचली समाज के परिवारों ने सुबह घर की सफाई कर उसे पवित्र किया, मिट्टी के नए चूल्हे बनाए, छठ प्रति स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत की। भोजन के रूप में कद्दू दाल, चावल, चने की दाल व लौकी बनाई गई। भगवान सूर्य की उपासना के साथ शुरू हुए छठ पर्व को लेकर सभी में विशेष उत्साह देखा गया। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार घरों पर ही छठ पर्व मनाया जाएगा। 4 दिन तक होने वाले इस व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है। हर दिन का अलग अलग महत्व होता है। पहले दिन आज नहाय खाए के साथ पूजा की शुरुआत हुई। मंगलवार को खरना होगा। इसी दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास के बाद शाम को पूजा अर्चना के बाद खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। बुधवार को 24 घंटे उपवास के बाद शाम को अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। गुरुवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के बाद ये महापर्व समाप्त हो जाएगा। उत्तराखंड में मौसम साफ रहने वाला है। सुबह शाम की ठंड के बीच दोपहर की धूप मौसम को खुशनुमा बना रही है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पर्यटन के लिहाज से ये समय उपयुक्त है। उत्तराखंड आने की इच्छा रखने वाले लोगों को मौसम को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे भी 8 से 10 दिन की अगर बात मैं करूं तो मौसम जो है पूरी तरह जो है साफ ही रहेगा उत्तराखंड में। और दिन में अच्छी धूप निकल रही है और सुबह शाम थोड़ा ठंडा है। लेकिन अगर आप तापमान की बात करें तो जो सामान्य तापमान इस समय होना चाहिए, चाहे वो हिल्स की बात करें या फिर जो आप प्लेन्स की बात करें, तो दोनों ही जगहों में जो है जो अधिकतम तापमान है और जो न्यूनतम तापमान है एकदम जो सामान्य होने चाहिए इस समय वैसे ही चल रहे हैं। तो बिल्कुल जो भी विजिटर्स है उत्तराखंड आना चाहते हैं तो अभी 8 से 10 दिन जो है मौसम की तरफ से बहुत अच्छा मौसम है और कोई किसी तरह की दिक्कत उसमें नहीं होने वाली। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 108 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच कल कोविड के लगभग 11,451 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। देश में स्वस्थ होने की दर 98.24% है। पिछले 24 घंटे में 13,200 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 116 करोड़ से अधिक कोविड टीके भेजे जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।